हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश को आगे चलकर कत्यूरी और या कह सकते हैं आप कात्यूर राजवंश के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा जो कार्तिकेयपुर राजवंश का क्षेत्र बताया गया है वो सिक्किम से लेकर सिक्किम भारत के सिक्किम से लेकर अफगानिस्तान के काबुल तक भारत के सिक्किम राज्य से लेकर अफगानिस्तान के काबुल तक जो इसका क्षेत्र बताया गया है कार्तिकेयपुर राजवंश का, वो विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन इसी के विपरीत बद्रीदत्त पांडे बद्रीदत्त पांडे के द्वारा जो इसका क्षेत्र बताया गया है वो नेपाल से लेकर काबुल तक बताया गया है। नेपाल टू काबुल। बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजवंश का क्षेत्र बताते हैं नेपाल से काबुल तक, और विभिन्न इतिहासकार बताते हैं सिक्किम से लेकर काबुल तक। देख लेते हैं हम आज इसको फ्रेंड। कार्तिकेयपुर राजवंश में यदि हम बात करें तो ये उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? कार्तिकेयपुर राजवंश, जिसके द्वारा उत्तराखंड में यानी कार्तिकेयपुर राजवंश के द्वारा उत्तराखंड में 700 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक शासन किया गया। कार्तिकेयपुर फ्रेंड्स विभिन्न छोटे छोटे राजवंशों में विभाजित था, लेकिन मुख्य रूप से 3 राजवंश आते हैं हमारे, जिसमें आता है फर्स्ट बसंत देव वंश, सेकंड आता है खरपर देव वंश, थर्ड आता है हमारा निम्बर वंश। और इन नामों की स्थापना जो की जाती है वो नाम से ही की जाती है, यानी बसंत देव के द्वारा बसंत देव वंश की स्थापना, खरपर देव के द्वारा खरपर देव वंश की स्थापना, निम्बर देव के द्वारा निम्बर वंश की स्थापना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा आता है बसंत देव। बसंत देव की पत्नी की बात करें तो बसंत देव की जो पत्नी का नाम था शाह नारायणी था। बसंत देव की पत्नी शाह नारायणी। और बसंत देव के द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया था वो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर बनाया गया था। जोशीमठ का नरसिंह मंदिर बसंत देव के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश की बात करें तो फ्रेंड्स कार्तिकेयपुर राजवंश की जो प्रथम राजधानी थी कार्तिकेयपुर थी। और ये कार्तिकेयपुर वर्तमान में कहाँ स्थित है? जोशीमठ में स्थित है, और जोशीमठ चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद। कार्तिकेयपुर राजवंश के जो हमें स्रोत मिलते हैं, ताम्रपत्र कह सकते हैं आप, जो कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी बताते हैं हमें, पांडुकेश्वर, कडारा, बागेश्वर और बैजनाथ। तो विभिन्न स्थानों से कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी के जो स्रोत मिलते हैं ताम्रपत्र मिलते हैं वो हमें लगभग 8 मिलते हैं। 8 अभिलेख मिलते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश के। और इस पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की यदि मैं बात करूं तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की भाषा संस्कृत है और इसकी लिपि क्या है? कुटिला है। लिपि कुटिला है। और जो विभिन्न ये 8 अभिलेख मिले हैं इनकी लिपि भी कुटिला है, यानी आप कह सकते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों की लिपि क्या थी? कुटिला थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसमें कार्तिकेयपुर राजवंश की जो सेकंड राजधानी आती है बैजनाथ कत्यूरी घाटी। घाटी का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है घाटी का। जैसे आयोग ने अभी एक क्वेश्चन किया था घाटी से संबंधित वीपीडीओ एग्जाम में, दानपुर घाटी कहाँ स्थित है? दानपुर घाटी ये भी कहाँ स्थित है? बागेश्वर में स्थित है। बैजनाथ बागेश्वर में। और गत्यूर घाटी भी कहाँ स्थित है? बैजनाथ बागेश्वर। ये कार्तिकेयपुर राजवंश की सेकंड राजधानी होती है बैजनाथ कत्यूर। इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी कौन परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हमने 3 राजवंश पढ़े हैं यहाँ पर, बसंत देव फर्स्ट, सेकंड खरपर देव और थर्ड आता है हमारा निम्बर देव।
खरपर की बसंत देव का उत्तराधिकारी ना मिलने के कारण नेक्स्ट हम राजवंश पढ़ेंगे, खरपर देव राजवंश, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम निम्बर वंश। देख लेते हैं खरपर देव वंश। खरपर देव वंश की स्थापना किसके द्वारा? मैंने बताया अभी, खरपर देव के द्वारा ही। खरपर देव वंश की स्थापना किसके द्वारा? खरपर देव के द्वारा। और खरपर देव का उत्तराधिकारी इनका पुत्र कल्याण राज। खरपर देव का उत्तराधिकारी कौन था? कल्याण राज। और कल्याण राज की पत्नी लद्दा देवी। महत्वपूर्ण फैक्ट है सभी, और सभी फैक्टों को आप नोट करते हुए चलेंगे। कल्याण राज की पत्नी लद्दा देवी, और उसी के बाद कल्याण राज का उत्तराधिकारी आता है हमारा तिरुभुवन राज, जो खरपर देव वंश का अंतिम शासक माना जाता है। और तिरुभुवन राज के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई? महाराजा धीराज की उपाधि। तिरुभुवन राज के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई। क्वेश्चन यदि आए कि खरपर देव वंश का कौन सा शासक महाराजा धीराज कहलाता है, या महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की, तो इसका राइट आंसर होगा तिरुभुवन राज। तिरुभुवन राज से संबंधित देख लेते हैं। तिरुभुवन राज के द्वारा किरातों से संधि की गई। महत्वपूर्ण शासक है, किरातों से संधि करने वाला तिरुभुवन राज। और महत्वपूर्ण कार्य, बागेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान दी थी। किसके द्वारा बागेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान दी गई थी, तो उसका राइट आंसर होगा तिरुभुवन राज। नेक्स्ट हमारा राजवंश आता है, और तिरुभुवन राज के काल में पाल शासक दक्षिण भारत की ने बंगाल के जो पाल शासक थे धर्मपाल। तिरुभुवन राज के काल में ये धर्मपाल आक्रमण करते हैं और इनको पराजित करते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा आता है निम्बर के द्वारा निम्बर वंश की स्थापना की जाती है। इसके संस्थापक निम्बर थे, और जैसे ही धर्मपाल आक्रमण करते हैं तो निम्बर उनकी अधीनता को स्वीकार करता है और निम्बर वंश के नाम से ही अपना वंश क्रम को आगे बढ़ाता है, वो यानी वंश को स्थापना कर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है निम्बर शैव मतावलंबी था, यानी शिव को मानने वाला, जो शिव को मानने वाले होते हैं वो शैव मतावलंबी कहलाते हैं, और जो विष्णु को मानने वाले होते हैं वैष्णव मतावलंबी कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है निम्बर की पत्नी का नाम दासू देवी था। निम्बर की पत्नी कौन थी? दासू देवी। और निम्बर के उत्तराधिकारी आते हैं हमारे इष्टगण। इष्टगण महत्वपूर्ण शासक हैं कार्तिकेयपुर राजवंश के। इष्टगण की पत्नी का नाम धारा देवी था। इष्टगण की पत्नी धारा देवी। और इष्टगण के द्वारा कौन से निर्माण कार्य किए गए? इष्टगण के द्वारा जागेश्वर में, महत्वपूर्ण है, जागेश्वर में महिषमर्दिनी, लकुलिस, नटराज मंदिर बनवाए थे। इष्टगण के द्वारा महत्वपूर्ण जागेश्वर में 3 मंदिर बनवाए जाते हैं, महिषमर्दिनी, लकुलिस और नटराज। और इनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है उत्तराखंड का पहली बार एकीकरण, यानी उत्तराखंड को पहली बार एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था इष्टगण के द्वारा। नेक्स्ट हमारा आता है इष्टगण के उत्तराधिकारी ललित सुर। इष्टगण के उत्तराधिकारी कौन थे? ललित सुर। ललित सुर के बारे में आता है कि ये कार्तिकेयपुर राजवंश का सर्वाधिक प्रतापी और शौर्यवान नरेश था। सबसे ज्यादा प्रतापी नरेश कौन था? ललित सुर था, और सबसे शौर्यवान नरेश ललित सुर थे। नेक्स्ट हमारा आता है ललित सुर का उत्तराधिकारी भूदेव। इनके पुत्र होते हैं ललित सुर के भूदेव। भूदेव के द्वारा बैजनाथ मंदिर का निर्माण करा गया और बौद्ध धर्म का विरोध किया गया। और बौद्ध धर्म का विरोध क्यों किया है? क्योंकि इसी निम्बर वंश के समय, कहेंगे आप, निम्बर वंश के समय उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन होता है, और ये भूदेव इनसे प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होने के बाद ये बौद्ध धर्म का विरोध करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
नेक्स्ट हमारा आता है कार्तिकेयपुर वंश की प्रथम राजधानी, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, कार्तिकेयपुर जोशीमठ में। और यहाँ पर 14 शासकों के द्वारा शासन किया जाता है इस क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा आता है इनकी सेकंड राजधानी बैजनाथ कत्यूरी घाटी में स्थानांतरित की जाती है और यहीं पर ये कत्यूरियों के नाम से जाने जाते हैं। और इस राजधानी को परिवर्तित कौन करता है? सुभिक्ष राज, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा मिलता है, नरसिंह देव, आसंती देव। सुभिक्ष राज यानी यशवंत सिंह कटोच के द्वारा कहा गया है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजधानी को परिवर्तित किया है वो किसके द्वारा किया गया? सुभिक्ष राज के द्वारा। और घनश्याम जोशी बताते हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी परिवर्तित की है नरसिंह देव के द्वारा। और एक ताराचंद त्रिपाठी लेखक आते हैं, वो बताते हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजधानी को परिवर्तित किया है वो आसंती देव के द्वारा किया गया। और कार्तिकेयपुर राजधानी परिवर्तित करने के बाद यहाँ पे ये तीनों आप अंतिम कह सकते हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतिम राजा थे। इन तीनों का अलग अलग लेखकों के द्वारा विवरण किया गया है राजधानी परिवर्तन के संबंध में। और इनकी राजधानी यहाँ पर कत्यूरी घाटी बैजनाथ में और कुछ समय फिर आगे चलकर ये कातियूर राजवंश के नाम से परिवर्तित हो जाता है। और कातियूर राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, इसका भी अलग अलग मत आता है। छोटी छोटी विभिन्न शाखाओं में विभाजित होता है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी, और जिसमें प्रथम शाखा आसंती देव, सेकंड शालिवाहन और शक्तिवाहन, इनको हम अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। और कातियूर कह सकते हैं, कातियूर या कत्यूरी वंश के जो हमें स्रोत मिलते हैं कुलसारी मंदिर लेख और कटारमल मंदिर से मिलता है कि उत्तराखंड में कत्यूरियों के द्वारा बैजनाथ घाटी में शासन किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसमें आगे। कातियूर या कत्यूरी राजवंश, या कहेंगे आप बैजनाथ के कत्यूरी शासक, या फिर इनको ही कहेंगे कुमाऊं का कातियूर राजवंश। नेक्स्ट देख लेते हैं। कार्तिकेयपुर की प्रथम राजधानी होती है इनकी, और राजधानी परिवर्तित होती है बैजनाथ। और किसके द्वारा परिवर्तित की जाती है? सुभिक्ष राज, यशवंत सिंह कटोच के अनुसार सुभिक्ष राज ने राजधानी परिवर्तित की। और घनश्याम जोशी के द्वारा अनुसार नरसिंह देव के द्वारा राजधानी परिवर्तित की गई। और आसंती देव के द्वारा, यानी ताराचंद त्रिपाठी बोलते हैं कि आसंती देव के द्वारा राजधानी परिवर्तित की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। कत्यूरी राजवंश मुख्यतः 3 शाखाओं में विभाजित है। कत्यूरी भी मुख्य रूप से 3 शाखाओं में विभाजित था, लेकिन इससे पूर्व भी छोटी छोटी अनेक शाखाओं में विभाजित माना जाता है कत्यूरी राजवंश। सबसे जो प्रमुख शाखाएं मानी जाती है कत्यूरी वंश की, कत्यूरी के आसंती देव सबसे प्रमुख, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन आया कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था, उसका राइट आंसर हो जाएगा आसंती देव, सबसे प्रमाणिक माना जाता है। सेकंड आती है हमारी शाखा अस्कोट के रजवार वंश, रजवार वंश। और थर्ड हमारी आती है डोडी के मल वंश। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इनको अभी शाखाओं में अलग अलग से पढ़ेंगे हम अच्छे से इसी वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए। नेक्स्ट हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है कातियूर या कत्यूरी वंश के प्रमुख स्रोत। कहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि कुमाऊं में कत्यूरी वंश स्थापित हुआ था? फर्स्ट हमारा आता है कुलसारी मूर्ति लेख, कहाँ स्थित है? चमोली में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कुलसारी मूर्ति लेख कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। नेक्स्ट अभिलेख आता, प्रमुख स्रोत आता है हमारा बाड़ादित्य मंदिर, जिसको हम अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर भी बोला जाता है, बाड़ादित्य मंदिर। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्रोत आता है बैजनाथ शिलालेख। कत्यूरी वंश के जो प्रमुख स्रोत मिलते हैं हमें कुलसारी मूर्ति अभिलेख, बाड़ादित्य और बैजनाथ। कुलसारी मूर्ति लेख चमोली, बाड़ादित्य अल्मोड़ा, बैजनाथ शिलालेख बागेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुलसारी मूर्ति लेख। कुलसारी मूर्ति लेख के बारे में देख लेते हैं। कुलसारी मूर्ति लेख में
वंश नाम के साथ महाराजा जदपाल देव का नाम अंकित है। कुलसारी मूर्ति लेख में बताया गया है कि कत्यूरी वंश का जो शासक था महाराजा जदपाल देव था, यानी वंश के साथ साथ महाराजा का नाम भी मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसी में कुलसारी मूर्ति लेख में, इस अभिलेख में जदपाल की पत्नी का नाम कषाणी रानी मिलता है, यानी जदपाल की पत्नी का नाम महत्वपूर्ण है। ये भी जदपाल की पत्नी का नाम कषाणी रानी था। नेक्स्ट देख ले, कुलसारी मंदिर का निर्माण जदपाल ने कराया था और इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा भी स्थापित की थी। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन आया कुलसारी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा जदपाल देव। और इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति किसने स्थापित की, तो इसका भी राइट आंसर होगा जदपाल देव। नेक्स्ट देख लेते हैं, जदपाल वैष्णव धर्म से संबंधित है, यानी विष्णु को मानने वाला था। इससे पूर्व मैंने अभी बताया आपको, इससे पूर्व जो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश के राजा हुए वो शैव मतावलंबी थे, अधिकांश शैव मतावलंबी थे, लेकिन जदपाल वैष्णव धर्म को मानने वाला था। नेक्स्ट देख लेते हैं, मूर्ति लेख में यानी कुलसारी मूर्ति लेख में कात्यूर शब्द का यानी कात्यूर शब्द देखने को मिलता है। कत्यूरी वंश कह सकते हैं आप इसको, मूर्ति लेख में कत्यूरी वंश बोला गया है इसको, संपूर्ण वंश को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा ताम्रपत्र आता है हमारा लेख बाड़ादित्य मंदिर लेख, कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजा कटारमल के द्वारा कराया गया था, जो कत्यूरी या कह सकते हैं आप कार्तिकेयपुर राजवंश के राजा है राजा कटारमल। इस मंदिर लेख से 3 लघु शिलालेख मिले हैं। फर्स्ट शिलालेख में कहा कटारमल का जो राज्य काल माना गया, शासन काल माना गया है 1100 से लेकर 1200 ईस्वी तक, और जदपाल का जो राज्य रोहण माना गया है वो 1200 ईस्वी तक माना गया है। और देख लेते हैं इसमें और नीचे, नेक्स्ट हमारा शिलालेख आता है बैजनाथ शिलालेख। बैजनाथ शिलालेख में कार्तिकेयपुर नाम मिलता है। इस राजवंश का जो बैजनाथ शिलालेख मिलता है वो उसमें मिलता है कार्तिकेयपुर राजवंश, और कुलसारी मूर्ति लेख में मिलता है कात्यूर वंश। अलग अलग मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, अलग अलग पूछा जाए तो अलग अलग जवाब देना। नेक्स्ट हमारा आता है संस्थापक, कात्यूर या कत्यूर राजवंश के संस्थापक। मैंने जैसे कि आपको बताया है कत्यूरी का आसंती देव वंश सबसे प्रामाणिक माना जाता है। आसंती देव यानी कत्यूरी वंश के संस्थापक सबसे प्रामाणिक आसंती देव, और अस्कोट के रजवार जो शासक थे शक्ति वाहन, और थर्ड आता है हमारा डोडी के मल जो इसके शासक थे साली वाहन थे। नेक्स्ट इसी में ही आता है, यदि कत्यूरी वंश में डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि कत्यूरी वंश के संस्थापक कौन है, तो सबसे प्रामाणिक माना जाएगा आसंती देव। यदि ऑप्शन में नहीं है आसंती देव तो आप इसमें से कुछ भी लगा सकते हो, ऐसे क्वेश्चन हमेशा डिलीट हो जाते हैं बाद में। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। सालीवाहन डोडी के बद्रीदत्त पांडे इन्हें मूल पुरुष या आदि पुरुष मानते हैं। सालीवाहन को बद्रीदत्त पांडे मूल पुरुष या आदि पुरुष मानते हैं, और शक्तिवाहन अस्कोट के रजवार शासक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं आसंती देव के बारे में। आसंती देव का जो राज्य काल रहा है वो लगभग 1040 से 1050 के आसपास रहा है। ऐसा नहीं है कि 1040 से 1050 रहा हो, लेकिन अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा मिला है। 1040 से लेकर 1050 के आसपास रहा है आसंती देव का शासनकाल। नेक्स्ट देख लेते हैं आसंती देव। आसंती देव ने लगभग 1040 से 50 ईस्वी में या 1040 से 50 ईस्वी बैजनाथ में कात्यूर या कत्यूरी वंश की स्थापना की थी।
आसंती देव से संबंधित जो प्रमुख स्रोत हैं इसको भी देख लेते हैं। पाली पछाऊ की वंशावली में आसंती देव को कत्यूरी वंश का संस्थापक माना गया है। पाली पछाऊ क्षेत्र कहाँ स्थित है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझको पाली पछाऊ क्षेत्र कहाँ स्थित है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें स्रोत में नरसिंह जाप की जो हस्तो पोथी में भी आसंती देव से कत्यूरी वंशावली शुरू की गई है। यानी आसंती देव की जो वंशावली स्टार्ट हुई यानी कत्यूरी वंश की जो वंशावली नरसिंह जाप के द्वारा अपने हाथ से लिखी गई है और उसमें आसंती देव को कत्यूरी वंश का संस्थापक माना गया। इसी के नाम से वंशावली शुरू की गई है नरसिंह जाप के द्वारा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण है कुमाऊं की नोट में लिखा है मैंने, कुमाऊं की लोक गाथाओं में आसंती देव के वंश को कत्यूरी अथवा कांथापुरी कहा गया है। मोस्ट आता है वो सबसे मोस्ट। कुमाऊनी लोक गाथाओं में आसंती देव के वंश को कत्यूरी अथवा कांथापुरी कहा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कांथापुरी राजवंश के संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आसंती देव, क्योंकि कुमाऊं की जो लोक गाथा है उसमें आसंती देव के वंश को क्या कहा गया है कत्यूरी या कांथापुरी कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं आसंती देव नागपंथी यानी नागपंथी कहेंगे नागपंथी नरसिंह जोगी से प्रभावित था। नागपंथ के जो प्रमुख संत थे नरसिंह जोगी उनसे प्रभावित थे आसंती देव। नेक्स्ट देख लेते हैं अस्कोट के प्रमुख रजवार। मैंने आपको बताया भी था अस्कोट के प्रमुख रजवार शासक, सबसे पहले मैंने बताया था अस्कोट के रजवार वंश के संस्थापक। ऊपर देख लेते हैं अस्कोट के जो रजवार वंश के संस्थापक है कौन है शक्तिवाहन। सबसे महत्वपूर्ण शाखा बनती है बीच लास्ट में आकर ये कत्यूरी वंश की। अस्कोट के प्रमुख रजवार वंश के संस्थापक शक्तिवाहन और अन्य शासक आते हैं हमारे प्रीतम देव के पुत्र धामदेव या धोलाशाही और प्रीतम देव के सेकंड पुत्र आते हैं मालूशाही। राजूला मालूशाही नाम सुना होगा। मालूशाही को राजूला से प्यार हो जाता है और उसके कारण से इनका नाम राजूला मालूशाही पड़ता है। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ऊपर मैप से फैक्ट में प्रीतम देव के द्वारा क्या किया गया। इस मैप को देख लीजिए आप, ये मैंने यहाँ पर प्रीतम देव लिखा है, इसमें ये मैंने आपको यहाँ पर प्रीतम देव लिखा है। और जिस समय प्रीतम देव का इस क्षेत्र में शासन था यानी आप कहेंगे अस्कोट के रजवार शासक प्रीतम देव का इस क्षेत्र में शासन था, तो इस समय हरिद्वार क्षेत्र में अमरदेव पुंडीर का शासन था। और हरिद्वार क्षेत्र में इस समय मध्यकालीन शासकों के द्वारा आक्रमण किया जाता है और प्रीतम देव के द्वारा अंतिम कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव, प्रीतम देव के भतीजे थे ब्रह्मदेव को अमर सिंह पुंडीर की सहायता के लिए भेजा जाता है। एक सैनिक थे ब्रह्मदेव, प्रीतम देव के भतीजे थे और अमरदेव की सहायता के लिए प्रीतम देव इनको भेजते हैं और ये अमरदेव को आक्रमण से बचा लेते हैं। और अमरदेव की पुत्री कौन थी मौला देवी या जिया रानी कह सकते हैं। मौला देवी या जिया रानी अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी और ये अमरदेव पुंडीर प्रीतम देव से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह प्रीतम देव से कर दिया। और जिस समय प्रीतम देव से इनका विवाह हुआ मौला देवी का, तो उस समय यहाँ पर महारानी को क्या बोला जाता था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने अभी आपको जब ऑनलाइन क्वेश्चन कराए थे टेस्ट सीरीज उसमें मैंने बताया था मौला देवी के बारे में। और जिया रानी का विवाह प्रीतम देव से हो जाता है और इनकी जो संतान होती है प्रीतम देव और जिया रानी की वो धामदेव और
मालुशाही, यानी मौला देवी के पुत्र होते हैं धामदेव और मालुशाही। और जय रानी का विवाह प्रीतम देव से होता है और प्रीतम देव की ये छोटी रानी थी और इनके जो पुत्र थे धामदेव और मालुशाही, दो पुत्र होते हैं इनके प्रीतम देव के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपने टॉपिक पर ही। थोड़ा सा याद रखेंगे आप उनको फैक्ट को जो मैंने अभी बताया। अस्कोट के जो प्रमुख रजवाड़ शासक थे प्रीतम देव के उत्तराधिकारी धामदेव या धौलाशाही और तो सेकंड पुत्र मालुशाही। नेक्स्ट देख लेंगे कत्यूरी नरेशों के विभिन्न पदाधिकारी। कत्यूरी शासनकाल में जो पदाधिकारी होते थे उनको किन किन नाम से जाना जाता था। फर्स्ट हमारा आता है प्रांतपाल। प्रांतपाल कत्यूरी नरेशों में जो बोला जाता है सीमाओं की सुरक्षा का जो प्रहरी होता है, जो सीमाओं की सुरक्षा की देख रेख रखता है, तो उसको क्या बोला जाता था, प्रांतपाल। नेक्स्ट हमारा आता है घटपाल। घटपाल कौन होता था कत्यूरी काल में, विभिन्न गिरिद्वारों के रक्षक, यानी कहेंगे आप विभिन्न दर्रों के, जो उत्तराखंड में विभिन्न दर्रे होते हैं उनको गिरिद्वार भी कहा जाता है, तो उनकी रक्षा करने वाले को कत्यूरी काल में क्या बोला जाता था, घटपाल। नेक्स्ट हमारा आता है वर्मपाल। वर्मपाल किसको बोला जाता है, सीमावर्ती मार्गों से आने जाने पर कड़ी नज़र रखना, यानी जो सीमाओं से व्यक्ति आता था उस पर कड़ी नज़र रखता था, कौन रखता था, वर्मपाल। नेक्स्ट हमारा आता है नरपति। नरपति का कार्य क्या था, नदी घाटों पर आवागमन की सुविधा, पुल पर रहता था ये अधिकारी पदाधिकारी नरपति, और उनसे कर भी वसूलता था। जो भी नदी घाटों से आवागमन करते थे तो उनसे कर वसूलने का कार्य कौन करता था, नरपति, और उनकी जांच भी कौन रखता था, नरपति। नेक्स्ट देख लेते हैं कत्यूरियों की सेना। सभी फैक्ट महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आप इनको नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। नेक्स्ट देख ले कत्यूरी सेना 4 भागों में विभाजित थी, महत्वपूर्ण फैक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन है कत्यूरी सेना कितने भागों में विभाजित थी, तो कितने में थी, 4 भागों में विभाजित थी। कत्यूरी सेना अपने शौर्य व सफलता के लिए जग प्रसिद्ध थी, यानी जग कहेंगे विश्व प्रसिद्ध थी कत्यूरी सेना अपने शौर्य और सफलता के लिए। नेक्स्ट देख लेंगे कत्यूरी सेना जो 4 भागों में विभाजित थी तो उसके भाग ये है, प्रथम भाग, सेकंड भाग, थर्ड और फोर्थ। प्रथम भाग था हमारा पदातिक, यानी पदातिक को गोलमिक भी बोला जाता है, ये पैदल सेना थी कत्यूरी शासनकाल की। नेक्स्ट हमारा आता है अश्वरोही सेना। अश्वरोही सेना यानी घोड़ों की सेना। अश्वरोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था अश्व बलाधिकृत बोला जाता था उसको, अश्व बलाधिकृत। नेक्स्ट हमारा आता है गजारोही। गजारोही सेना ये हाथियों की सेना थी और इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था हस्ती बलाधिकृत। हस्ती बलाधिकृत किसको बोला जाता है, गजारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी। नेक्स्ट हमारी सेना होती थी उष्ट्रारोही, यानी ऊँटों की सेना, ऊँटों पर चलती थी सेना, तो इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उष्ट्र बलाधिकृत। नाम से ही है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा यदि आप इनको 1-2 बार पढ़ते हैं। अश्वरोही सेना, गजारोही सेना, उष्ट्रोही सेना। अश्वरोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी अश्व बलाधिकृत, गजारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी हस्ती बलाधिकृत और उष्ट्रारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी उष्ट्र बलाधिकृत था। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।